नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। आज उत्तराखंड के देवभूमि की बात होगी, लेकिन देवभूमि में चलिए आपको बात बताते हैं उत्तराखंड की। इस खबर की, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों ने 17 दिनों तक जिस प्रकार से अनुशासन दिखाया वो महत्वपूर्ण था। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों ने 17 दिन बाद नया सवेरा देखा, लेकिन वे एक बार फिर से वापस लौटने की बात कर रहे हैं। फंसे 41 मजदूरों में एक गब्बर सिंह नेगी भी थे, जिन्होंने इस घटना के दौरान फंसे मजदूरों को सकारात्मक बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। उन 17 दिन को याद करते हुए गब्बर सिंह नेगी ने बताया है कि हमने 16 से 17 घंटे से कुछ खाया नहीं था और हमें खिला चने, बादाम, काजू आदि यहां पर फेंकने वाले पाइप से पहुंचाया जाता था। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों ने 17 दिनों तक जिस प्रकार से अनुशासन दिखाया वो महत्वपूर्ण था। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों ने 17 दिन बाद नया सवेरा देखा, लेकिन वे एक बार फिर वापस लौटने की बात कर रहे हैं। फंसे 41 मजदूरों में एक गब्बर सिंह नेगी भी थे, जिन्होंने इस घटना के दौरान फंसे हुए मजदूरों को सकारात्मक बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। उस 17 दिन को याद करते हुए गब्बर सिंह नेगी ने बताया कि हमने 16 से 17 घंटे से कुछ नहीं खाया था और हमें खील, चने, बादाम, काजू आदि हवा फेंकने वाले पाइप से पहुंचाया जाता था। उसके बाद क्योंकि हम लोग उनको पता है 17-18 घंटा हो गया, उन्होंने कुछ खाया नहीं। फिर उन्होंने सोचा वो मतलब अब हमारे सारे इंजीनियर्स से न हो गया, इंजीनियरिंग कंपनी है, उन्होंने क्या किया कि वहाँ से जो है एक खील होता है जिसको हम लोग प्रसाद के रूप में मंदिर में चढ़ाते हैं, उन्होंने उसको उसमें डाला, पाइपलाइन में डाला। हमारे पास मशीनें होती है, कंप्रेशर होता है जिससे हवा पास होती है, वो हवा से जो है खील पास किया। उसके साथ में उन्होंने काजू भी डाले, बादाम डाला और बीच में जो है ये चने डाले। लेकिन जितना हमारे पास आता था, कुछ बीच में इतना डस्ट होता है, पूरा टनल में डस्ट होता, हम लोग के ऊपर गिरता था। अभी भी मैं नहाया नहीं, बहुत दिन हो गया है, हमको टाइम ही नहीं मिला। तो उसके बाद जो है उसको हम लोग बांट के खाते थे। एक एक मुट्ठी संतुष्टि होती कि मतलब जीने के लिए खाना है, जिसमें हम लोग जी पाए। उन्होंने बताया कि बाद में हमारे पास तक 6 इंच का पाइप डाला गया, जिसके माध्यम से हमारे पास बोतल में खाना आता था। फिर एक लोग आते रहे, उसके बाद तो इन्होंने फिर 6 इंच का पाइप डाल दिया, जिससे कि हमारे पास बोतलों द्वारा ऐसे खाना आता था बाहर से, और उसी में पानी भी आता, खाना आता, सब कुछ आता, ड्राई फ्रूट, मतलब कोई हिसाब नहीं। अभी भी पूरा वहाँ जाएंगे तो पूरा एक गोडाउन लगा हुआ है फल फ्रूट का। कंपनी ने भी पूरा बाहर में जितने भी लोग थे, जितने भी सहयोगी भाई थे, किसी ने तन मन धन से पूरा प्रयास किया, किसी ने कोई कमी नहीं की है। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने सुरंग में अपना मनोबल कैसे बनाए रखा, तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ बाबा बोकनाथ थे, जिन्होंने हमें बचाए रखा, और यही कारण है कि हमारे किसी भी साथी को एक खरोच तक नहीं आई। आपने बताया कि कई लोग जो है छुप छुप कर रोते थे। शुरुआत में मूंगफली के छिलके, केले के छिलके आपने खा के गुजारा किया, तो लोगों का मनोबल कैसे बढ़ा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा सवाल। हाँ जी जी जी, मैं वही बोल रहा हूँ जी। जब हम लोग हम उनको एग्जाम्पल देता था कि वहाँ पे बाबा बोगनाथ जी हैं, हम लोग टनल में रहते थे, जैसे फ्रंट में रहते हैं, जहाँ पे कि हम लोग ब्लास्ट कर देंगे, उसके बाद पत्थर रहता है, उसको साफ करना पड़ता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, तब होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो पत्थर गिरता है, लेकिन वो पत्थर कब गिरेगा, जब वहाँ से आदमी हट जाए, जब हम लोग वहाँ से हट जाएंगे, नहीं तो हम उससे थोड़ा ही करीब में रहेंगे तब वो गिरेगा। तो बहुत लोगों ने एग्जाम्पल देखा है कि ऊपर कुछ भी गिर रहा हो या कोई मशीन काम वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो तब होगा जब कोई वहाँ पे रहेगा नहीं, कोई हट जाएगा वहाँ से। मैं उनको एग्जाम्पल देखा, यहाँ बाबा भोगनाथ की कृपा है, ये हमारी देवभूमि है, किसी के साथ कोई गलत नहीं हुआ, आज तक किसी को खरोच नहीं है। इसी का कारण है कि हम इतना दिन तक वहाँ पे रहे। हम लोग, मेरे 40 साथी लोग मेरे साथ में थे, किसी को एक खरोच नहीं आया, सब लोग स्वस्थ रहे, दुरुस्त रहे और मस्त रहे। सिलक्यारा में 17 दिनों से फंसे मजदूरों को सकुशल निकालने पर मसूरी में श्रमिक संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। इस मौके पर श्रमिक संगठनों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया है। साथ ही जिंदाबाद के नारे लगाकर मिठाइयां भी यहां पर वितरित की है। साइड को सबसे पहले तो मैं उस ईश्वर का जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, जिन्होंने उन्हें दूसरी जिंदगी दी है, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ परमात्मा को कि कभी ऐसा हादसा दोबारा ना हो, क्योंकि इतना बड़ा
रेस्क्यू ऑपरेशन शायद ही कभी भारत में हुआ हो, और वो भी सफल। और उसका सारा श्रेय जाता है पहले तो ईश्वर को है, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो कि लगातार मिनट टू मिनट इस पे नजर बनाए हुए थे, और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी और उनकी टीम, जिन्होंने वहां पर कैंप किया। शायद ही ऐसा मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश में हो जिसने कि खाना पीना अपना अस्थायी ऑफिस भी वही बना दिया था, इतनी चिंता उन मजदूरों की थी। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का आज 59वां स्थापना दिवस है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को स्थापित बीएसएफ ने भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं बीएसएफ के स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी है। साथ ही बीएसएफ के जवानों की यहां पर वीरता और निष्ठा को भी नमन किया है। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का यहां पर लक्ष्य रखा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन, दुबई, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और रुद्रप्रयाग का दौरा कर चुके हैं। वहीं इस समिट को लेकर सीएम धामी ने बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इन्वेस्टर समिट से हमारे राज्य को, उत्तराखंड को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है। और ये हमारे लिए, पूरे राज्य के लिए एक अवसर है। और इस अवसर के लिए हम सभी लोग, पूरे उत्तराखंड की मशीनरी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण सब लगे हुए हैं। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का हमें पूरा आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है। उनके निर्देशन में हम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने यहाँ इन्वेस्टरों को बुला रहे हैं। उनके अनुरूप हमने नीतियां बनाई हैं, उनके अनुरूप हमने बहुत सारे जो नीतियां हैं उसमें संशोधन किया है। और लगातार कम्युनिकेशन हमारा चल रहा है। रोड शो भी पूरे देश के अंदर और दूसरे देशों में भी जाकर हमने किए हैं। और कुछ लोगों से हमने व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से सभी प्रकार से हमने वार्ताएं की हैं। हमें उम्मीद है कि ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। तो देहरादून में 8 से 9 दिसंबर को यहां पर इन्वेस्टर्स समिट होना है। सरकार यहां पर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर रही है ताकि यहां पर जिस तरह से इन्वेस्टर्स समिट होगा, युवाओं को इससे काफी लाभ मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी का ये जो कदम है वो काफी सराहनीय है। तो आपको बता दें कि ट्रैफिक पार्किंग व्यवस्था को भी यहां पर दुरुस्त किया जा रहा है। देहरादून में सरकार का 2.5 लाख करोड़ का यहां पर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होना है, जिसको लेकर यहां पर जो तैयारी है वो पूरी तरह से यहां पर की जा रही है। और इस इन्वेस्टर समिट से प्रदेश के जो युवा हैं उनके लिए भी ये बड़ा कदम है। पुष्कर सिंह धामी लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कई बड़े और कड़े कदम उठा रहे हैं। तो देहरादून में इन्वेस्टर समिट होने वाला है 8 और 9 दिसंबर को। तैयारी भी यहां पर तेज कर दी गई है। ट्रैफिक पार्किंग व्यवस्था भी यहां पर चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। सरकार का जो लक्ष्य है वो निवेश को लेकर यहां पर 2.5 करोड़ का निवेश करने का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। इन्वेस्टर समिट को लेकर जो तैयारी है वो यहां पर चल रही है देहरादून में। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आ रही है। जल्द होगा जोशी मठ का पुनर्निर्माण। भूदसाव से ग्रस्त जोशी मठ का पुनर्निर्माण किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्र की ओर से यहां पर 1658 करोड़ की योजना को हरी झंडी दिखाई गई है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक में मंजूरी मिली थी। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र का आभार जताया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का भी यहां पर आभार जताया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये देहरादून से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। भूदसाव से ग्रस्त जोशी मठ का यहां पर पुनर्निर्माण किया जाएगा। केंद्र ने 1658 करोड़ की योजना को यहां पर हरी झंडी दिखाई है। गृह मंत्री की बैठक में इसकी मंजूरी मिली थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहां पर केंद्र सरकार का आभार जताया गया है।
हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वर्चुअली माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 28 करोड़ 32 लाख की योजना को यहां पर योजना का लोकार्पण किया और 54 करोड़ 30 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इसके अलावा कार्यक्रम में लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रमाण पत्र और महिलाओं को महालक्ष्मी किट भी बांटी गई है। इस मौके पर डॉक्टर निशंक ने कहा है कि केंद्र में मोदी और उत्तराखंड में धामी सरकार के राज में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। आज यहाँ पर जहाँ प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन किया, वहाँ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ हरिद्वार जनपद में कुल लगभग 40 योजनाओं का लोकार्पण किया है और जिसमें 28 करोड़ 32 लाख की योजनाएं हैं, जबकि शिलान्यास 184 योजनाओं का शिलान्यास आज हुआ है, जो 54 करोड़ 30 लाख से बनाई जाएंगी। लगभग 82 करोड़ 62 लाख करोड़ रुपए का आज यहाँ पर शिलान्यास और उद्घाटन हुए। इस जिले के लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे इस बात की खुशी है कि किसान सम्मान निधि में आज 1,03,000 से भी अधिक किसानों को अभी तक 320 करोड़ रुपया उनके खाते में चला गया। ये उनके काम के बदले नहीं, जो किसान सम्मान निधि है, जो सीधा जनधन के खाते हैं, 10-11 लाख जनधन के खाते इसमें खुले हैं। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा है कि भाजपा सरकार में सभी जगह अराजकता व्याप्त है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस सरकार में लगातार जो है कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है। अभी राजकीय शिक्षक संघ जो है लगातार धरने प्रदर्शन हड़ताल कर रहा था, अपनी मांगे मान रहा था और 6 साल से जो है सरकार के सामने उनकी मांगे थी। सरकार ने उनसे बातचीत भी की, उसके बाद भी जो है शासनादेश नहीं निकाला। किसी भी विभाग में आप ले लीजिए, उपनल कर्मचारियों को ले लीजिए और अब तो जो है डिप्लोमा इंजीनियर भी हड़ताल पर उतर आए हैं। लंबे समय से वो सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं। कहा जा रहा है कि 10 बार शासन में उनकी वार्ता भी हो चुकी है, उसके बाद भी जो है शासनादेश जारी नहीं हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जो पहले कह रहे थे कि सचिवालय में तेरी फाइल और मेरी फाइल का खेल चल रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि वो खेल अभी तक भी नहीं रुका है। उत्तराखंड नगर पालिका और नगर निगमों का कार्यालय 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जिसके चलते देहरादून नगर निगम में मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में निगम बोर्ड की बैठक ली गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होने के साथ भी तमाम प्रस्ताव भी पारित किए गए। वहीं महापौर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि बोर्ड बैठक में जितने प्रस्ताव आए थे वो सब जनहित के मुद्दे पर आधारित है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में जितने भी सम्मानित लोग हैं उनके नाम पर द्वार बनाने को लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बैठक में आज जितने प्रस्ताव आए थे और प्रस्ताव जो है सब जनहित में थे। कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं था जो किसी का व्यक्तिगत था। कोई द्वार के थे, जैसे हमारा गुरु राम राय दरबार का उनके द्वार के थे, उनके नाम के थे। ऐसी हमारे सुशीला बलोनी जी के मूर्ति का था, उनके द्वार का था। ऐसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ऐसे हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के शहीद हैं, ऐसे ही हमारे जितने भी इस उत्तराखंड में जो लोग सम्मानित लोग हैं, ये सबने एकजुट होकर काम किया था। और आज भी सबने जो है एकजुट होकर उन्होंने कहा है कि जब तक हमारा अगला कार्यकाल नहीं, अगला शुरू नहीं होता, जब तक अगले चुनाव नहीं होते, तब तक हम सब मिलकर जो है शहर के विकास के लिए काम करेंगे। वरिष्ठ आईपीएस अभिनव कुमार ने उत्तराखंड के डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया है। निर्वाचन डीजीपी अशोक कुमार ने सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर पुलिस मुख्यालय देहरादून का चार्ज लिया है। वहीं अभिनव कुमार ने कहा है कि पीड़ितों को न्याय दिलवाना और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि आज साइबर अपराध एक सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए हमें बेहद मजबूत होना होगा। इसके लिए सिपाही स्तर से ही साइबर एक्सपर्ट तैयार करने होंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं। हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत ज्यादातर चोटियों पर हिमपात हुआ है, जबकि आसपास के क्षेत्रों में
कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई है। टून में दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और आसमान में बादलों ने डेरा डाल लिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। चोटियों पर हिमपात और हल्की बारिश के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के साथ कहीं कहीं कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। बर्फबारी और बादल के चलते अब ठिठुरन भी यहां पर बढ़ सकती है। तो ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से कई जिलों में बारिश बर्फबारी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से यहाँ पर जो ठंड है वो बढ़ गई है। ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी हुई है तो कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, जिससे जो मौसम का जो रुख बदला है, ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम पर बर्फबारी, ये तस्वीर भी आपके सामने। तो कई जिलों में बर्फबारी बारिश की जो संभावना है वो देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने बिल्कुल ठंड बढ़ा दी है। ऊंची चोटियों की अगर बात की जाए तो ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी देखी जा रही है। ये तस्वीर भी आपके सामने है किस तरह से बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में यहां पर भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, यहां पर उत्तराखंड में मौसम के जो मिजाज बदला है जिससे यहां पर ठंड बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में गर्मी के बाद मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। वहीं गर्मी के बाद बारिश हुई, बारिश के बाद अब ठंड का असर होने लग गया है, उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। वहीं यदि बात की जाए पहले मैदानी क्षेत्र, खास करके उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, तो देहरादून में क्या है कि दिन का तापमान काफी अधिक रहता है, लेकिन शाम ढलते ही जैसे जैसे शाम ढलते जाती है तापमान में गिरावट देखने को मिलता है। शाम में स्थिति यह हो जाती है कि तापमान काफी नीचे गिर जाती है और लोग को काफी ज्यादा ठंड, यहाँ तक कि लोग अलाव भी अब कहीं कहीं जलाना शुरू कर दिए। वहीं यदि आप बात की जाए कि पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में चमोली, उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी भी देखने को मिल रहा है। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी काफी बर्फबारी वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। दिन में गर्मी रहती है और रात जो कि काफी ठंड हो जाती है। इस कारण से लोगों को भी कुछ परेशानियां हो रही है। और पहाड़ों पर यदि बात की जाए तो पहाड़ों पर भी जनजीवन चूंकि अपने आप में ही एक कठिनाई भरा होता है, लेकिन वहाँ बर्फबारी के कारण वहाँ पर लोग अभी काफी ज्यादा, वहाँ पर टूरिस्ट की भी संख्या बढ़ती जा रही है। टूरिस्ट भी आ रहे हैं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए जी। लेकिन बर्फबारी के बारे में यदि बात करें तो बर्फबारी भी लगातार अभी नहीं हो रही। कुछ 2-3 दिन तक बर्फबारी के आसार व्यक्त किया गया है, उसके बाद ये बर्फबारी नहीं होगी। लेकिन ठंड लगातार बढ़ता ही जाएगा। ठंड के बढ़ने से लोगों में भी लोग भी अब ठंड के अनुकूल कपड़ा पहनने लग गए हैं। यहाँ तक कि स्वेटर जैकेट लोग पहन करके चलते हैं। यशराज, यहाँ पर जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है उसमें भी कहा गया है कि आगे भी भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बर्फबारी के विषय में कि बर्फबारी तो अभी चल ही रही है, लेकिन मौसम विभाग ने एक और बहुत बड़ी बात कर दी है कि मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश की भी संभावनाएं हो सकती है। तो बारिश की यदि संभावनाएं बढ़ जाती है तो बारिश के कारण उत्तराखंड का मौसम और ज्यादा ठंड हो जाएगा। इस ठंड होने की वजह से अचानक तापमान में परिवर्तन आएगा। जहां अभी दोपहर में गर्म लगती है, लेकिन बारिश की वजह से वो गर्मी में से भी लोगों को दोपहर में राहत मिलेगी और दोपहर में भी काफी ज्यादा ठंड लगने लगेगी। तो बारिश अपने आप में जो अभी होने की संभावना व्यक्त की गई, यदि बारिश हो जाती है तो पहाड़ों की क्षेत्रों की यदि बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी, चाहे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून की बात करें तो वहां पर लगातार बारिश होने से काफी ज्यादा मौसम में तापमान में गिरावट आ जाएगी। जी। बहुत शुक्रिया यशराज आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड में मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ है। पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर जो देखी जा रही है वो बर्फबारी वो लोगों के लिए ठंड भी बढ़ा दी है। तो यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।